चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम आगे की प्रोसीजर समझते हैं और प्रोटोकॉल्स तय करना सीखते हैं। हमने पूरा बेसिक वैस्कुलर और सेलुलर मूवमेंट सीख लिया। अब इन मूवमेंट्स के साथ में हमें दो चीज एक्सपोजर के रूप में सीखना है दोस्तों, है ना। सबसे पहला एक्सपोजर ये सीखना है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है, और अगर बॉडी में ये चेंजेस हो रहे हैं तो क्या हम इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं चेंजेस को, या हम इसको सप्रेस कर सकते हैं। दोनों चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहां पर जब चेंजेस आपको फ्लो ऑफ ब्लड में नजर आता है, यानी कि यहां से पूरा ब्लड फ्लो चेंजेस होकर बहुत तेजी के साथ आ रहा है ना, तो आपको यहां पर ये देखना पड़ेगा रेट ऑफ ब्लड फ्लो क्या है ना। रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहां पर इंक्रीज हो रहा है, यानी वेसोडाइलेटेशन हो रहा है ना। अब जब वेसोडाइलेटेशन होगा, सबसिक्वेंटली देयर इज क्लीनिंग ऑफ ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां जब क्लीनिंग होगा यानी फोर्स के साथ में पूरा सफाई होता है, तो यहां पर ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, और स्लो होकर जितना भी वहां पर ब्लड की सेल्स होती है पर्टिकुलर जगह पर जाने लगती है। इसीलिए यहां पर क्या होगा, आपको याद रखना है दोस्तों, चेंज इन नॉर्मल एक्सियल फ्लो ऑफ ब्लड। जो ब्लड का नॉर्मल एक्सियल फ्लो होता है वो चेंज हो जाता है दोस्तों, अर्थात कॉन्ट्रेक्शन डायलिटेशन, कॉन्ट्रेक्शन डायलिटेशन, ये जो प्रोसेस होती है ये चेंज हो जाती है। कॉन्ट्रेक्शन शॉर्ट ड्यूरेशन का, लेकिन डायलिटेशन लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, याद रखना। इसीलिए नॉर्मल एक्सियल फ्लो में क्या होता है, आप जब टेबल प्रैक्टिस में देखेंगे तो नॉर्मल एक्सियल फ्लो आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है, यानी जो सेंट्रल स्ट्रीम होती है दोस्तों, जहां से ल्यूकोसाइट एंड आरबीसी, वहां पर पर्टिकुलर जो आपके पेरिफेरल सेल्स होती है, उसकी जो प्री सेल्स होती है, वहां पर जो फ्री लेयर होती है प्लाज्मा के लेवल पर, प्लाज्मा की जो फ्री लेयर्स होती है वहां पर जाना शुरू करती है दोस्तों। स्लो हो गई ना, जो पहले का जो सर्कुलेशन हो रहा था, यहां पर जो सर्कुलेशन हो रहा था वो बहुत ही स्लो हो गया। पहले ऐसा फ्लो होता था, अभी बहुत स्लो हो गया। तो यहां पर प्लाज्मा के एक्सियल फ्लो में सेंट्रल में आरबीसीज और ल्यूकोसाइट्स कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी दोस्तों, है ना। ड्यू टू स्लोइंग, इस स्लोइंग कंडीशन का फायदा ये मिलता है दोस्तों, सेंट्रल स्ट्रीम में वाइडनेस आ जाती है ना, डायलिटेशन हो जाती है, और इसीलिए पेरिफेरल जो प्लाज्मा होता है बहुत ज्यादा नैरोवर हो जाता है ना, बिकॉज लॉस ऑफ प्लाज्मा। क्यों प्लाज्मा का लॉस क्यों हो रहा, मैंने बताया था आपको कि यहां से पोर्स बन जाते हैं, और उस पोर्स के माध्यम से आसानी के साथ जो है प्लाज्मा यहां पे चला जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के कारण, और बहुत आसानी से प्लाज्मा यहां से चला जाता है। तो यहां पर स्लोनेस इसीलिए रहती है दोस्तों, क्योंकि ये फिनोमिना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ताकि यहां पर किसी भी प्रकार से जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है ना, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स यहां पर बहुत ज्यादा बाहर निकलना शुरू करते हैं, इसलिए यहां इमेजिनेशन होता है ना, अर्थात न्यूट्रोफिल्स गए सेंट्रल कॉलम की तरफ गए, है ना, ये उस वेसल वॉल के करीब चले गए जो डैमेज हुई है दोस्तों, ठीक है, नोन एज पेवमेंटिंग, इस कंडीशन को बोलते हैं पेवमेंटिंग। ये न्यूट्रोफिल्स है, ये डैमेज वाल है, इस डैमेज वाल के करीब जाकर इकट्ठा होने लग गए, इस कंडीशन को बोलते हैं हम पेवमेंटिंग। ये पेवमेंटिंग की कंडीशन होती है दोस्तों, और ये पेवमेंटिंग में वहां पर पर्टिकुलर सेल के वेसल्स के वाल के चारों तरफ ये कलेक्ट होना शुरू होता है। इसीलिए आप जब देखोगे कोई इंजुरी होती है, आप टेस्ट कराओगे तो आपके न्यूट्रोफिल्स बड़े हुए मिलते हैं, है ना। कोई भी इंफ्लामेशन होता है इसी माइग्रेशन और इमिग्रेशन के वजह से आपके पर्टिकुलरली वहां पर इमेजिनेशन के लेवल पर, याद रखना पेमेंटिंग के लेवल पर डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ मिलता है, याद रख लेना आप। ये पूरी प्रोसेस देख लिया आपने, आप इमेजिन करिएगा कि कोई भी इंफ्लामेशन हुआ उसमें न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, ये प्रोसेस हो रही है वहां पर, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि ये प्रोसेस है तो फिर यहाँ रोलिंग की प्रोसेस होती है। रोलिंग का मतलब बहकर वहां चले जाना और एडेशन करना, उससे जुड़ जाना, ठीक है। पेरिफेरली मार्जिनेटेड जो न्यूक्लियस होता है, जो पेवमेंटन आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं दोस्तों, ये वहां पर स्लोली रोल करते हैं उस इंडोथीलियल लेवल के लेवल पर, उस सेल्स के लेवल पर जो डैमेज हुई है, वहां पर उसकी लाइनिंग, जो वेसल वाल की लाइनिंग होती है दोस्तों, वहां पर रोलिंग, इसको आप रोलिंग फेस कहते हो,
यहां से ये पर्टिकुलर ब्लड में बह रहा है, यहां से रोल होते होते यहां पर आके चिपक जाएगा, एडहेसिव हो जाएगा दोस्तों, है ना। ट्रांजिएंट स्टिकिंग बोलते हैं इसको, है ना, ट्रांजिएंट स्टिकिंग ऑफ ल्यूकोसाइट टू एंडोथेलियल सेल्स, यानी ये एडेशन फेज होती है जो एंडोथेलियल सेल्स के लेवल पर ये आकर जम जाती है। ठीक है, ये बहुत स्पेशल प्रोसीजर होती है दोस्तों, जो आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है। कई लोग इस प्रोसीजर को नहीं समझते, कई लोग बहुत इजीली समझ जाते हैं और उनके प्रोटोकॉल बहुत आसानी से बनना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। याद रखना, जब ये हो रहा है, ये एडिशन की प्रोसेस हो रही है, तो इसमें याद रखना कोई ना कोई मीडिएटेड फैक्टर होगा, है ना, मीडिएटेड बाय सेल एडिशन मॉलिक्यूलर। याद रखना, यहां पर सेल मीडिएटर मॉलिक्यूल्स होता है दोस्तों, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो यहां पर जो सिलेक्शन एस के नाम से जाने जाते हैं इंटेग्रिन के नाम से जाने जाता है। ठीक है, इंटेग्रिन 1 2 3 4, है ना, एडिशन पी, एडिशन ई, एडिशन एल, ये क्या करते हैं, अपने अपने तरह से यहां पर सेल्स के लेवल पर बहुत ज्यादा एडिशन के प्रोसेस को संचालित करना शुरू कर देते हैं, है ना। अब ये जो संचालित करेंगे तो इनका काम होता है प्रॉपर लेयर को ब्लॉक करना, जो डैमेज एंडोथेलियल सेल्स है, मान लो यहां पर ये सेल्स है और ये डैमेज हो चुकी है, तो ये एडिशन मॉलिक्यूल्स का काम होता है यहां पर इस प्रकार से बेंडिंग करना। ये सेल्स यहां पर इस प्रकार से बेंडिंग कर देती है और फिर यहां पर नई सेल्स का फॉर्मेशन करने की कोशिश करती है ना। ये सेल्स धीरे धीरे यहां पर फॉर्मेट होगी और कंप्लीटली इन्फ्लामेशन के प्रोसेस कंप्लीट, लेकिन एकाएक नहीं होगी। अभी यहां पर शुरू होता है मेन, जब यहां पर डैमेज हुआ, यहां मास्ट सेल जो डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स थी, वो डिफेंस मैकेनिज्म के सेल यहां पर एक्टिवेटेड हुई, उसने हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल मीडिएटर्स को स्टिमुलेट करना शुरू किया, है ना। अब जब ये केमिकल मीडिएटर निकलकर ब्लड में जाने लगे, तब इसके कारण कीमोटैक्सिस की प्रोसेस हुई, अर्थात वहां पर अट्रैक्टेंस हुआ। सारा जो सेल्स यहां इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करेगा, उसको ये लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। आइए यहां देखिए, इन्फ्लामेशन ने अपनी मदद की है। ठीक है, तो यहां पर मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइड, है ना, याद रखना, टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कीमो अट्रैक्टेंट्स। ये कीमो अट्रैक्टेंट्स वहां पर अपने सिक्रेशन के माध्यम से इस इंफ्लामेटरी पार्ट के डैमेज वाले पार्ट की तरफ पूरी सेल्स को वहां पर ल्यूकोसाइट्स है ना, उनको प्लेटलेट्स है, इनको वहां पर अट्रैक्ट करते हैं, और यही कारण है दोस्तों, इसको हम कीमो अट्रैक्टेंट्स कहते हैं। याद रखना दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं दोस्तों जो यहां पर कीमो अट्रैक्टेंस का काम करते हैं। एक्सोजीनस भी हो सकते हैं, इंडोजीनस भी हो सकते हैं, अंदरूनी भी बाहरी भी, है ना, दोनों हो सकते हैं, एक्सोजीनस इंडोजीनस, है ना। ये दोनों एजेंट पाए जाते हैं और बहुत सारे हैं, इनके बारे में ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये हमारे लिए नेसेसरी नहीं है दोस्तों कि हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत तेजी से एक्टिवेट होते हैं और इसी के कारण दोस्तों ये बहुत तेजी के साथ में यहाँ पर कीमो अट्रैक्टेंस के रूप में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कुछ चीजें बताऊं दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छी चीज नजर आएगी। ल्यूकोट्रिन्स B4 इसके सबसे कॉमन उदाहरण होता है, ल्यूकोट्रिन्स B4। यही कारण है जब आप यहां पर किसी भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जाएंगे दोस्तों, उसके ये कंपोनेंट होते हैं, यानी कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, है ना। इसीलिए साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, है ना, कालिक्रेंस आपने देखा था ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में, है ना। तो याद रखना दोस्तों, ये साइटोकाइंस, ये आपका स्पेशल जो कालिक्रेन होता है, जो कीमोकाइंस होते हैं, यहां पर ये कीमो अट्रैक्टेंस होता है। ये जब रिलीज होते हैं तो ये सारी चीजों को जो यहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा डेवलपमेंट के लिए, क्यूर के लिए, रिपेयर के लिए, रिजनरेशन के लिए, ये उनको यहां पर इन्वाइट करती है दोस्तों। अब यहां पर आपने सेल को बुला लिया, ल्यूकोसाइट्स को कीमोटैक्सिस के प्रोसेस के माध्यम से बुला लिया, यहां पर कलेक्ट कर लिया, है ना। देन स्टार्ट फेगोसाइटोसिस। अब लड़ने की तैयारी शुरू हो गई। ठीक है, अभी तक यहां पर जितना डैमेज करना था उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस, इंजुरी, ट्रॉमा, जिस चीज केमिकल, मैकेनिकल, है ना, किसी भी तरह से वहां जो भी कारण था जिसके कारण वो इंजुरी हो रही थी, वो इंजुरी हो चुकी। अब जब ये सारी प्रोसेस इन्फ्लामेशन की शुरू हो गई, देन स्टार्ट ऑफ फाइट्स, यहां पर फेगोसाइटोसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है,
अब फेगोसाइटोसिस में क्या होगा, सबसे पहले होगा इन्फिल्ट्रेशन, यानी इस एरिया में जो सेल्यूलर इंगल्फमेंट होता है दोस्तों, यहां पर सॉलिड पार्टिकल मटेरियल्स का सेल ईटिंग करना शुरू करती है, यानी यहां पर जो बैक्टीरिया, पैरासाइट या जो सॉलिड मटेरियल टूट के बाहर निकलते हैं, फेगोसाइटोसिस सेल्स उसको अपने अंदर ले लेती है, इंगल्फ करती है ना। और सेल परफॉर्मिंग दिस फेवरेशन, यानी फेगोसाइटोसिस को जो फंक्शंस होते हैं उस फेगोसाइटिक फंक्शन को फेवर करती है, और इसीलिए यहां पर जो पूरा काम फेगोसाइटोसिस के ऊपर होता है कि सबसे पहले जल्दी से जल्दी क्लीनिंग करें, यानी जितना चीज टूट फूट का हुआ है, वेस्टेज पड़ा हुआ है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनको वहां से क्लीन करिए फटाफट। जब क्लीन करेंगे तब जाकर वहां पर हिली। भाई एक जगह किसी को खाना खिलाया, गंदगी पड़ी, क्या आप खाना खाओगे? बताओ, नहीं खाओगे ना। आप खाओगे भी तो आप भरपेट नहीं खा पाओगे, मन मार के खा लोगे, है ना। तो यहां पर भी ऐसा होता है, पहले पूरी प्रोसेस होती है सफाई की, और उसके बाद में यहां पर फेगोसाइटिक पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें जितने भी मटेरियल डैमेज होते हैं उनको फेगोसाइट करके उसमें से जो जरूरी तत्व रख लिए जाते हैं, बाकी सबको डिजेनरेट, डिस्ट्रॉय करके बाहर निकाल दिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है जो इस प्रकार के फंक्शन में काम लेती है, वो होती है पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल्स, है ना, जिसको आप न्यूट्रोफिल्स कहते हो, है ना। याद रखना दोस्तों, मोनोसाइट जिसको आप मैक्रोफेजेस कहते हो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो ये दूसरी फेजेस होती है फेगोसाइटोसिस की, ठीक है। पहली कीमोटैक्सिस की, दूसरी फेगोसाइटोसिस की, और तीसरी जो स्टेप होती है दोस्तों वो होती है रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट। रिकॉग्नाइजेशन करना कि हाँ ये हमारे फेवर का है, उसके साथ अटैचमेंट करना, ठीक है। कैसे? जब आप सप्रेशन ऑफ सेल देखते हो, सरफेस जो रिसेप्टर होते हैं, आपको मालूम है ना, हर जगह पर रिसेप्टर होते हैं जो सेल के साथ में कनेक्ट रहते हैं, है ना। तो मैक्रोफेजेस वहां पर रिकॉग्नाइज करती है कि यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है और सेल कौन सी डैमेज हो रही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ मैक्रोफेजेस कहता है कि मैं इसको निपटता हूं, आप पर्टिकुलर सेल्स को हील करिए, ठीक है। तो यहां पर मेनोज, याद रखना दोस्तों, स्कैवेंजर रिसेप्टर्स, ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक मेनोस और स्कैवेंजर रिसेप्टर्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कनेक्ट होकर मैक्रोफेजेस अपना पूरा फंक्शन यहां पर परफॉर्म करती है। मेनोज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो, जैसे फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, ऐसे मेनोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, उनके साथ एक कनेक्ट करके अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कोटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन, है ना, यहां पर एक स्पेसिफिक प्रोटीन के माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं अपने आप को बचाते हैं। भाई वो भी स्पीसीज है, आप जैसे जिंदा है वो भी जिंदा है ना, वो भी चाहते हैं कि हम बचें और लोगों को अच्छी तरीके से तराश दें, है ना। तो यहां पर ये जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं हम ऑप्सोनिन्स, है ना। इसको हम यहां पर जब ऑप्सोनिन कहते हैं तो ये ऑप्सोनिन को मैक्रोफेजेस आइडेंटिफाई करती है और उससे जुड़ती है, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ये ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस यहां पर परफॉर्म होती है दोस्तों, और यही कारण है, ये ऑप्सोनाइजेशन जब यहां पर ओपनिंग होती है बैक्टीरिया के बिटवीन, बैक्टीरिया और मैक्रोफेजेस के बीच में ये परफॉर्म होती है, अर्थात सेल मेम्ब्रेन ऑफ फेगोसाइटिक सेल। जो फेगोसाइटिक सेल्स है उसकी और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, वहां पर और वो जो बैक्टीरिया है उनके बीच में ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस होती है, और ये ऑप्सोनिन्स, है ना, जो सीरम में प्रेजेंट है दोस्तों, ये अपने रिसेप्टर के माध्यम से फेगोसाइटिक सेल्स के रिसेप्टर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। आपको याद रखना है आईजीजी ऑप्सोनिन, ठीक है, C3b ऑप्सोनिन, लैक्टिन ऑप्सोनिन, ये यहां पर बहुतायत में पाए जाते हैं। ये कनेक्ट करते हैं फेगोसाइटिक सेल्स को उस बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस, जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे। अब जब ये कनेक्ट हो गए तो फेगोसाइटोसिस की पूरी प्रक्रिया आपको मालूम है कि इंगल्फमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी थैली बनेगी, उसके अंदर वो बैक्टीरिया प्रवेश करेगा, वो थैली बंद हो जाएगी, बैक्टीरिया, वायरस जो भी है वो अंदर चला जाएगा, इंगल्फमेंट शुरू हो गया, है ना। ऑप्सोनाइट जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स होते हैं बाउंड टू सरफेस ऑफ फेगोसाइटिक सेल, है ना, सरफेस जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है उसके सरफेस के साथ में वहां बाउंड कर जाती है, जुड़ जाती है, और उसी के माध्यम से दोस्तों यहां पर इंगल्फमेंट शुरू हो जाता है ना। अब क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपोड्स, यहां पर स्यूडोपोड्स का निर्माण होता है, अर्थात ये सेल है, फेगोसाइटिक सेल है, यहां पर आपका ये पर्टिकुलर फेगोसाइट, ये बैक्टीरियाज है ना,
ये आ गए। इसके बाद में आप देखो यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस हुई, बैक्टीरिया यहाँ आ गए। यहाँ पर देखेंगे तो ये एक फाल्स लेयर बन जाएगी और आपका बैक्टीरिया इंगल्फ हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस होती है दोस्तों, और यही कारण है इस पूरी प्रोसेस में एंगल्फमेंट हो गया। तब यहां पर याद रखना दोस्तों, इन्वेलपिंग का महत्व होता है। अर्थात जब आप फेगोसाइटिक सेल्स की स्टडी करते हैं तो वहां पर यह चीज आपको याद रखने की जरूरत होती है कि फेगोसाइटिक सेल्स के लेवल पर जब फंक्शन आप परफॉर्म करेंगे तो यहां पर जितनी भी फेगोसाइटिक सेल्स के लेवल पर इन्वेलपिंग की प्रोसेस होती है वो यहां पर आपको याद रखना है। फेगोसाइट जो वैस्कुलर आपकी लेयर नजर आ रही है दोस्तों, ये जो सेल सरफेस होती है पैरासाइट्स की, बैक्टीरिया के, वायरस की, उसको वहां पर फेगोसाइट करती है ना, जो पर्टिकुलर तोड़ने का काम करती है। और जैसे ही वो लेयर टूटती है तो साइटोप्लाज्म सेल्स में जहां पर वो जिंदा होता है वो मरना शुरू कर देता है दोस्तों। इसीलिए फेगोसोम, याद रखना, फेगोसोम यहां पर इंगल्फ करने के बाद इसके साथ में जुड़ जाएगा। जो लाइसोसोम होता है ना, फेगोसोम जब इससे जुड़ गया दोस्तों तो ये क्या करेगा, वन और मोर लाइसोसोम, एक या ज्यादा लाइसोसोम यहां पर उस बैक्टीरिया के लेवल पर जुड़ जाता है जिसको फेगोसोम कहते हैं, और फेगोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया होती है वो वहां पर कंप्लीट करता है ना। यानी कि किलिंग एंड डिग्रेडेशन, मैं बार बार कहता हूं ना, डिग्रेडेशन कर दो या किलिंग कर दो, है ना। तो किलिंग करना या डिग्रेडेशन करना, अर्थात यहां पर प्रोटीन के वॉल से जुड़ा। अब हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वॉल का जो प्रोटेक्शन होता है अलग अलग होता है ना। कोई बहुत सॉफ्ट होता है, कोई बहुत हार्ड होता है ना। अगर सॉफ्ट हुआ तो बहुत आसानी से किल हो जाएगा, लेकिन हार्ड हुआ तो आपके बॉडी के बहुत सारे मैकेनिज्म को यहाँ पार्टिसिपेट करना पड़ता है दोस्तों। यानी क्लीनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली बाय ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म एंड लेस ऑफन बाय नॉन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म। ज्यादातर आपकी बॉडी में जब ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, उस दौरान जो ऑक्सीडेशन, जो बर्निंग होगा, उस दौरान जो आपकी बॉडी के फेगोसाइटिक सेल्स को जो प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से वो खत्म हो जाते हैं। कई बार यहाँ पर एरोबिक और नॉन एरोबिक पैरासाइट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं ना, तो यहाँ पर अगर ज्यादातर देखा जाए तो एरोबिक मैकेनिज्म यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कई बार नॉन ऑक्सीडाइज कंडीशन में वहां पर बैक्टीरिया पैरासाइट समाप्त होते हैं दोस्तों। इसीलिए यहां पर रिएक्टिव ऑफ स्पीसीज, नाइट्रिक ऑक्साइड और लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये यहां पर अगर स्ट्रांगली प्रेजेंट रहेंगे, बहुत तेजी से फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, कंप्लीटली क्योर आपके लेवल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म होता है दोस्तों, सेल के अंदर वाला। ठीक है, अब दूसरी बात, एक्स्ट्रा सेल्युलर मैकेनिज्म क्या होगा, है ना। याद रखना दोस्तों, बैक्टीरियल एक्टिविटी एक्स्ट्रा सेल्युलर लेवल पर होती है, हमेशा याद रखना, बाहर, है ना। बैक्टीरियल एक्टिविटी हमेशा एक्स्ट्रा सेल्युलर लेवल पर होती है, अर्थात एक्टिवेटेड ल्यूकोस। ठीक है, याद रखना, ल्यूकोसाइट्स को यहां पर एक्टिव करना पड़ेगा आपको, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रैप्स करना पड़ेगा। न्यूट्रोफिल ट्रैप्स करेगी, एक न्यूट्रोफिल कई बैक्टीरिया को घेर लेती है ना, और उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन बी और टी लिम्फोसाइट के बगैर वो कुछ नहीं कर सकती। अर्थात इम्यून मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपका ये बैक्टीरिया क्या पहले आपके बॉडी में आया था? अगर आया था तो इसकी इम्यूनाइजेशन के लेवल पर आपने एंटीबॉडीज बनाई, वो सिक्रीट करो फटाफट, मैं लड़ रही हूं उसके साथ साथ आप सिक्रीट कर दो, ये मर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया साथ में होती है। इसीलिए यहां पर ये इन्फ्लामेशन के प्रोसेस अगर आपने स्ट्रांग कर दी, यानी उस लेवल पर उस प्रोसेस को आपने स्टिमुलेट कर दिया और फास्ट स्टिमुलेट किया, क्योंकि इन्फ्लामेशन इज अ प्रोटेक्टिव प्रोसेस। और इसी कारण से जब इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस के रूप में काम कर रहा है, तब यहां पर आपको याद रखना है कि ये एक केमिकल मीडिएटर्स जो सिक्रीट करेंगे, वो केमिकल मीडिएटर्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे इन्फ्लामेशन के लिए, आप समझ लीजिए। इसीलिए इन्फ्लामेशन के लिए केमिकल मीडिएटर्स का बहुत महत्व आपको यहां पर नजर आएगा दोस्तों, है ना। यहां पर सेल मीडिएटेड मीडिएटर्स होते हैं दोस्तों, यानी यहां पर आपको खास तौर से याद रखना है, ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, केमिकल जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं, जो कि यहां पर परफॉर्म्ड एनिमल्स होते हैं या न्यूली सिंथेसाइज्ड डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी, यानी यहां पर या तो कुछ पहले से परफॉर्म करके मार्केट में मौजूद है वो एनिमल्स, मतलब फ्रेगमेंट्स होते हैं, लेकिन कई ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म होता है।
नहीं नहीं डेवलप होता है। तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के द्वारा अलग अलग यहाँ पर इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस होता है ना, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, कैसे? अगर मान लीजिए वैसो एक्टिव अमीन्स की बात कर ले, आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वेसल्स के द्वारा एक्टिव होने वाले अमीन्स, वैसो एक्टिव अमीन्स। याद रखना दोस्तों, इनका रोल क्या है ना? अर्ली इन्फ्लामेटरी रिस्पांस देना इनका रोल है दोस्तों। आपको लगा कि आपकी बॉडी में डैमेज है, जल्दी ठीक करो इसको, अर्ली रिस्पांस देना। आप यहां पर जाकर आपके गैंग्रीनल फॉर्ट ऑर्गेनो बूस्टर से काम करवा रहे हो, ठीक है, आप अर्ली रिस्पांस दे रहे हो, चलो जल्दी करो, इन्फ्लामेशन हो गया, हाँ चलो हो गया, ठीक है जल्दी करो। लेकिन ऑर्गन को न्यूट्रिशन दिया क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्गन को न्यूट्रिशन दो, साथ में आप इस प्रोटोकॉल को जो आपको समझ में आ रहा है इसको वहां पर दो, आप देखो कितनी जल्दी रिजल्ट मिलता है ना। आप सबसे पहले आपको पता है क्या रिस्पांस हुआ? हिस्टामिन, है ना। आपने हिस्टामिन को वहां पर रिलीज कर दिया, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टोमिन, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टोमिन यानी 5 एसटी को आपने वहां पर स्टिमुलेट कर दिया, है ना। याद रखना दोस्तों, यहां पर आपने न्यूरोपेप्टिड को स्टिमुलेट कर दिया, नर्वस सिस्टम न्यूरोपेप्टिड को आपने स्टिमुलेट कर दिया, है ना। तब यहां पर जब इंडिकेट हुआ, मास सेल्स ने बताया आपको, मैक्रोफेजेस ने बताया कि भाई हिस्टामिन रिलीज हो गया है, ये क्या कर रहा है ना, ये वहां पर मास सेल्स में स्टोर होता है दोस्तों, है ना, बैसोफिल और प्लेटलेट में स्टोर होता है। इन तीनों सेल को एक्टिवेट कर देगा, है ना। अब आप देखो, मास सेल एक्टिवेटेड हो गई, फेगोसाइटिस की प्रक्रिया, बैसोफिल एक्टिवेट हो गई, बहुत तेजी से हीलिंग की प्रक्रिया, प्लेटलेट्स हो गया तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया, है ना। इसीलिए मेन एक्शन क्या होगी इनका? वेसोडाइलेटेशन। जैसे यहां पर जो वेन्यूल्स की परमिबिलिटी है, मैंने बताया था ना आपको, वेन्यूल्स की जो परमिबिलिटी होती है उसको वहां पर बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इन्फ्लामेशन में वो नहीं बढ़ती है दोस्तों, है ना। इसीलिए वेन्युलर परमिबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है ताकि इचिंग हो, है ना, आप पेन हो, इचिंग और पेन इसका मेन सिम्टम होता है। यानी अगर किसी को पेन हो रहा है, आप समझ लो हीलिंग के लेवल पर जा रहा है। किसी को खुजली आ रही है, आपको कहते हैं ना मीठा मीठा घाव ठीक हो रहा है यार, मीठी मीठी खुजली आ रही है ना। याद रखना, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो यहां पर हिस्टामिन के माध्यम से शुरुआत होती है। हिस्टामिन ये बता रहा है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, इसलिए एलर्जिक जो होती है, जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोटीन्स के माध्यम से होती है, आप देखो कितनी तेजी से आपको पता लग जाता है ना। जिसको भी ईचिंग होती है वो नाक को खुजलाएगा, स्किन को खुजलाएगा लगातार, है ना, और दिख कुछ नहीं रहा। आप समझ जाइए इसको इंटरनल या एक्सटर्नल प्रोटीन की एलर्जी है ना। और इसीलिए वहां पर प्रोटोकॉल इन्फ्लामेटरी ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जब यहां पर 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन रिलीज होता है दोस्तों, है ना, क्या नाम है? सीरोटोनिन। याद रखना, सीरोटोनिन जब यार रिलीज हुआ तो याद रखना दोस्तों, ये कहां प्रेजेंट रहता है? प्लेटलेट्स और पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, है ना। प्लेटलेट्स में, जीआईटी में ये वहां पर प्रिजर्व होता है, वहां से रिलीज होता है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, यहां पर लेस पोटेंट एक्शन हिस्टामिन की कुछ एक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। लेस पोटेंट इतना महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हिस्टामिन के जितने फंक्शंस हो रहे हैं उनको ये प्रमोट करता है, और प्रमोट करने के कारण दोस्तों ये सीरोटोनिन बहुत तेजी से हीलिंग की तरफ लेकर चला जाता है ना। इसीलिए दोस्तों दूसरा काम, तीसरा आता है न्यूरोपेप्टिड्स का। याद रखना दोस्तों, सब्सटेंस पी, है ना, याद रखना आप इसको, न्यूरोकाइनिन ए, है ना, याद रखना, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टिड वीआईपी, है ना, आपको याद रखना, सोमेटोस्टेटिन, है ना। याद रखना, ये मेनली रिलीज होते हैं न्यूरोपेप्टिड्स, और इनका मेन काम होता है इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी, यहां पर वेस्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ाना। और ये यहां पर वीनस लेवल पर, आपको मैंने कल जब बताया था कि यहां पर जो वेस्कुलर परमिबिलिटी होती है वो यहां से नीचे ही होती है ना, यहां ऊपर नहीं जा रही होती। तो इस वेस्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। और जब वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ती है तो दोनों काम याद रखिएगा, यहां पर जब इंफ्लामेशन है बहुत तेजी से यहां पर आपको एक्सुडेट बाहर आते हुए नजर आएगा, गंदगी पूरी साफ हो गई। लेकिन जब वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ेगी तो ट्रांसमिशन ऑफ पेन स्टिमुलाई, है ना, तब यहां पर पेन स्टिमुलाई का ट्रांसमिशन होता है जो इंडिकेट करता है कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन को, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, ओडिमा, है ना। याद रखना, हीट एंड
फंक्शनलाशिया यानी फंक्शन का लॉस होना। इस सारी प्रोसेस को यहां पर इंडिकेट करता है और यही कारण है जब इंफ्लामेशन इस प्रकार से ट्रिगर कर रहा है कोई भी डिसीज उठा लो आप, एनी टाइप ऑफ डिसीज, ये प्रोसेस वहां उस ऑर्गन में होगी ही होगी। अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है ना। आपको ये सोचना है कि यहां पर जब कोई भी मेटाबोलाइट्स होते हैं, है ना, एराकिडोनिक मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो यहां पर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी उस एराकिडोनिक मेटाबोलाइट्स के माध्यम से यहां पर सारी चीज आपको नजर आएगी दोस्तों, है ना, साइक्लो ऑक्सीजनेस के रूप में या लाइपो ऑक्सीजनेस के रूप में, है ना, साइटोप्लाज्म के लेवल पर या लिपिड के लेवल पर, है ना। आपको याद रखना है, यहाँ पर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस बता रहा हूं तो आपको वो चीज याद रखना है। प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना, ये साइक्लो ऑक्सीडिनेज होता है जो बहुत तेजी के साथ हीलिंग करता है ना। याद रखना दोस्तों, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन E, P2, A2, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। ये क्या करते हैं दोस्तों, स्पेशली यहां पर वेस्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, वेसोडाइलेटेशन कराते हैं, है ना, इसलिए इसका बहुत महत्व यहां पर आपको नजर आएगा। प्रोस्टासाइक्लिन, है ना, PA2, PAT के नाम से, ठीक है, याद रखना। PA1 से लगाकर 19 तक बहुत सारे हैं, ये भी वेसोडाइलेटर होता है दोस्तों, है ना। ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है। अब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन में बहुत तेजी से आपको ऑक्सीजन रिलीज होगी, है ना, इसीलिए ऑक्सीजन जब रिलीज हुई बहुत तेजी से हीलिंग आपको नजर आएगी दोस्तों, है ना। थ्रोम्बेक्सोन A2, याद रखना दोस्तों, ये वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है ना, ये भी ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, है ना, इसीलिए दोस्तों बहुत तेजी से रिजॉल्विंग आपकी कंडीशन हो जाएगी, बहुत तेजी से रिजॉल्विंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी टेबल प्रैक्टिस में। लेकिन जो लाइपो ऑक्सीजन होते हैं वो क्या करते हैं, आपको याद है दोस्तों, यहां पर केमिकल डाइल्यूटेंट्स होते हैं 5-HETE, याद रखना दोस्तों, 5-HETE ये केमिकल होता है जो केमिकल को डाइल्यूट करता है दोस्तों, है ना। ल्यूकोट्रिन्स निकलते हैं इन्फ्लामेशन में, IL-1, IL-2, IL-3, 11, 6, 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, है ना। ये कीमो अट्रैक्टिक्स होते हैं, है ना, वेसो कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं। याद रखना दोस्तों, ये स्पेशली यहां पर किसी भी प्रकार से परमिबिलिटी के लेवल पर इंक्रीज करने का काम करते हैं, है ना। ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं, अर्थात यहां निश्चित करते हैं कि ऑक्सीजन जरूरत है या नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीडेशन के लेवल पर अवेलेबल करा दो, है ना। ये बहुत लाइपोक्सिन होता है दोस्तों, है ना, रेगुलेट्स करता है दोस्तों यहां पर पर्टिकुलरली आपकी ल्यूकोसाइट फंक्शन को, है ना, आपके लिम्फोसाइटिक फंक्शन को, यानी एक्यूट हुआ तो न्यूट्रोफिल, क्रॉनिक हुआ तो लिम्फोसाइट। और इसी कारण से इंफ्लामेशन के प्रोसेस बहुत तेजी से ट्रिगर होती है, बहुत तेजी से हील होती है। रिकरेंट प्रोसेस के माध्यम से सारे फंक्शन यहां पर परफॉर्म होते हैं, इसलिए इंफ्लामेशन आपकी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है किसी भी चीज से लड़ने के लिए। डेली आप टेबल प्रैक्टिस में कई इंफ्लामेटरी पेशेंट को देखते हो, इवन आपकी बॉडी में भी कई इंफ्लामेटरी प्रोसेस डेली होती रहती है। आप उस लेवल को परफॉर्म करते हो और जैसे जैसे लेवल परफॉर्म होता है रिजल्ट आपके हाथ में है, आप बहुत अच्छी तरीके से वहां पर पेशेंट को क्योर कर जाओगे दोस्तों, ठीक है। साइटोकाइंस और कीमोकाइंस ये क्या चीज है, ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब वहां पर आप मोनोसाइट्स को देख रहे हो, है ना, एक्टिवेटेड मोनोसाइट, है ना, आप लिम्फोसाइट्स को देख रहे हो, है ना, जो एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट होती है उनके द्वारा, मोनोसाइट्स के द्वारा यहां पर जो प्रोड्यूस होते हैं दैट इज कॉल्ड साइटोकाइंस या कीमोकाइंस, है ना। साइटोकाइंस सेल्स के द्वारा साइटोकाइंस या कीमोकाइंस होते हैं दोस्तों, इंटरल्यूकिन 1, 6, है ना, याद रखना ये 1 और 6 जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव इन एक्यूट इन्फ्लामेशन। जब भी एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा IL-1 और IL-6 को आप स्टिमुलेट कर रहे होंगे दोस्तों। लेकिन IL-12 और IL जो 17 होता है ये हमेशा एक्टिव होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के लेवल पर, है ना। याद रखना दोस्तों, इंटरल्यूकिन 4 होता है, ये मीडिएटर होता है दोस्तों, हमेशा कीमोकाइंस होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए। ये एक्यूट इन्फ्लामेशन को फास्टली जनरेट कराता है और तेजी के साथ हीलिंग करके वहां पे प्रोसेस को कंप्लीट करता है। लेकिन इनके साथ में बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं। ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर नाम सुना होगा आपने दोस्तों, ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर बीटा,
है ना। याद रखना दोस्तों, ये बहुत सारी सेल्स में बनते हैं, आपके बॉडी के बहुत सारे सेल्स में ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर अल्फा बनता है। इनका मेन काम होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन के मोड को प्रॉम्प्ट करना, यानी मीडिएट करना और वहां पर प्रॉम्प्ट कंडीशन में लेकर जल्दी से हीलिंग कराना। जबकि जो आपका ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर भी होता है दोस्तों, ये सेल्यूलर टॉक्सिसिटी के लेवल पर काम करता है। सेल में अगर कोई टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है ना, और डेवलपमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, और इसीलिए स्पेशली स्प्लीन और लिम्फ नोड में डेवलप होता है दोस्तों, है ना। और ये सेल्यूलर टॉक्सिसिटी के लेवल पर काम करता है। इसीलिए सेल के लेवल पर कभी भी टॉक्सिसिटी होती है H2C2L1Y मत भूलना, क्योंकि ये लीवर का प्रोटोकॉल है ना। स्प्लीनोमेगेली में H2C2L1G बहुत जबरदस्त काम करता है सेकेंड डायल्यूशन में, याद रखिएगा। इसीलिए यहां पर ये एक बहुत परफेक्ट रोल अदा करता है। याद रखिए, जब भी आप किसी चीज पर जाएंगे तो यहां पर आपको हमेशा याद रखना है कि ये प्रोसेस हो रही इंटरफेरॉन, है ना। एक चीज तो मैं भूल गया था, इंटरफेरॉन, याद रखना दोस्तों, इंटरफेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। ये हमेशा दोस्तों यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्यूट इन्फ्लामेशन के मेडिएटर के जैसे एक्ट करता है, बहुत तेजी से एक्यूट इन्फ्लामेशन को प्रस्तुत करता है। और इसीलिए मैक्रोफेजेस जहां भी होती है उन मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है, और ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करने के कारण बहुत तेजी से अपने जो प्रोसेस होती है उसको परफॉर्मेंट करने का काम करता है। इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करना। अब आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पर फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया में मैक्रोफेजेस यानी मोनोसाइट्स जो टिश्यू मैक्रोफेजेस होती है वो यहाँ इन्वॉल्व होगी, ये उसको एक्टिवेट करता है। इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको नजर आ रहा। कीमोकाइंस, जो कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं दोस्तों, यानी कीमोकाइंस एंड स्पेशली बीटा कीमोकाइंस, अल्फा एंड बीटा कीमोकाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ये बहुत सारी जो केमिकल अल्ट्रेशन होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है, और जब अल्ट्रेशन को बैलेंस कर लिया जाता है तो जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है हमारे फेवर में होता है ये उसको बढ़ा देता है, और जो फेवर में नहीं होता है उसको घटाने का काम करता है। तो जैसे फेवर वाली चीज बढ़ेगी, आप देखो आपके फेवर में बहुत सारी अच्छी चीज होती है तो आप कहते हो हाँ मैं तो बहुत बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। अगर फेवर में नहीं होती तो तकलीफ बढ़ती चली जाती, फर्स्ट पड़ गया साहब, ठीक ठीक नहीं हो रहा, है ना। इन सारे केमिकल मीडिएटर्स की कमी होने के कारण देखो फर्स्ट पड़ जाएगा, यानी वहां पर फेगोसाइटिक सेल्स मर गई, डेड एंड लाइव बैक्टीरिया पैरासाइट मौजूद है ना। वहां पर फेगोसाइटिक सेल्स मर गई, अर्थात बैक्टीरिया स्ट्रांग है, शत्रु स्ट्रांग है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर है। ऐसी कंडीशन में इम्यूनिटी के लेवल पर प्रोटोकॉल करना L2 C11, है ना, याद रखना, या L2 सिंथेसिस WE G, ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी इम्यूनिटी के लेवल पर। उस कंडीशन में आप ये इम्यूनिटी का प्रोटोकॉल साथ में चला दीजिए इम्यूनिटी ड्रॉप के रूप में, देन आप देखिएगा आपका बहुत तेजी के साथ ये स्टिमुलेशन बढ़ेगा और आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि डैमेज हुआ, है ना। याद रखना दोस्तों, आपके बेसोफिल के द्वारा, ल्यूकोसाइट्स के द्वारा, प्लेटलेट के स्वयं के द्वारा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर यहां रिलीज हो रहा है। और जब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज हो रहा है, इसका मेन काम होता है इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को ट्रिगर करना, और जितनी तेजी से ट्रिगर करेंगे उतनी तेजी से आपकी बॉडी में एक्शन हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, आपकी बॉडी में सबसे पहले वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। अब जब वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ेगी तो वेसोडायलेटेशन हो जाएगा, है ना। और इन्फ्लामेशन में वेसोडायलेटेशन ही तो होता है ना। कीमोटैक्सिस हो जाएगा, सारे केमिकल मेडिएटर एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। एडिशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एडिशन हो जाएंगे। तो सोचो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का काम कितना है, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस के लेवल पर आएगा। तो ये ब्लड क्लॉटिंग जरूरी नहीं है कि कहीं डैमेज हो रहा वही हो, है ना, इन्फ्लामेशन में भी वो ट्रिगर करता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको नजर आएगा फ्री रेडिकल्स का, याद रखिएगा। फ्री रेडिकल्स का बहुत बड़ा रोल आपको नजर आएगा दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ या ऑक्सीजन, जो यहां पर इंटरचेंजेबिलिटी होती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब वेस्कुलर परमिबिलिटी इन फ्री रेडिकल्स के कारण बढ़ती है, वेसोडायलेटेशन होता है ना। एंटीरियर मतलब जो आपके पर्टिकुलर जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग एजेंट होते हैं दोस्तों, ये उनको वहां पर हमेशा एक्टिवेट करने का काम करेगा। इसीलिए फ्री रेडिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बॉडी के पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए। लेकिन
अगर फ्री रेडिकल्स ज्यादा होते हैं तो कैंसरस ग्रोथ होने के भी चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फ्री रेडिकल्स यहाँ पर इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगली बात होती है प्लाज्मा एक्टिवेटिंग जो मॉड्यूलेटर्स होता है वो भी यहां पर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, है ना, आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, यहां पर इंटरएक्शन प्रोसेसेस होती है ना, जितने भी इंटरलिंक्ड एजेंट्स होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करके यहां पर इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने का काम करते हैं, उन्हें ये स्टिमुलेट करता है। जैसे काइनिन हुआ, है ना, क्लॉटिंग फैक्टर हुआ, फाइब्रिनोलाइटिक फैक्टर हुआ, है ना, आपके कॉम्प्लीमेंट फैक्टर हुए, ये सारे यहां पर सिलेक्ट होते हैं। यानी जैसे आपका फैक्टर नंबर 12 जिसको आप हैंगमैन फैक्टर कहते हो, है ना, फैक्टर नंबर 12 जो होता है स्पेशली दोस्तों यहां पर आपके क्लॉटिंग सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिससे फाइब्रिन बनता है ना, ये फाइब्रिन स्प्लिट हो जाता है दोस्तों अपने प्रोडक्ट्स के लेवल पर, ठीक है। अब इसी में जो फैक्टर 12 होता है ये काइनिन सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है, जो कालिक्रेन को सीक्रेट करता है, ये ब्रेडिकाइनिन को सीक्रेट करता है और ब्रेडिकाइनिन फिर वेसोडाइलेटेशन करता है, इसीलिए जो इंक्रीज वेस्कोबिलिटी परमिलिटी, यहां पर परमिलिटी बढ़ गई वेसल्स की, देखो पेन आना शुरू हो गया, है ना। यहां पर फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट सिस्टम काम करता है जो प्लाज्मिन, है ना, प्लाज्मिन को सीक्रेट करता है, जो यहाँ पर जो आपके फाइब्रोलाइसिन्स होते हैं उनको सीक्रेट करके फाइब्रिन की पूरी प्रोसेस को परफॉर्म कराता है। अर्थात जो क्लॉटिंग बन रही है उसको, यानी आपके इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, कीमोटैक्सिस के प्रोसेस, है ना, आपकी एंटीकोगुलेंट यानी आपके बॉडी में ब्लड नहीं जमे, अगर ये फेल हो गया तो ब्लड जमने लग जाएगा, है ना, एंटीकोगुलिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करता है कि भाई इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन का कोई ब्लड क्लॉटिंग हुआ, ब्लड क्लॉटिंग टूटकर अंदर ब्लड सर्कुलेशन में न जाए, उसको बाहर का बाहर रिट्रैक्ट कर दो। ये पूरी प्रोसेस जिम्मेदारी के साथ ये सिस्टम परफॉर्म करता है ना। इसीलिए क्लासिकल पाथवे होता है, अल्टरनेटिव पाथवे होता है ना, लेक्टिन पाथवे होता है। ये 3 अलग अलग पाथवे होते हैं जिनके माध्यम से दोस्तों यहां पर कंप्लीटली, है ना, ये इंफ्लामेटरी प्रोसेस परफॉर्म होती है अलग अलग। अब इतनी डिटेल में मत जाइए, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए मैं ये आपको नहीं बता रहा हूं दोस्तों, है ना। मुझे इसको समझने में बहुत साल लगे थे, कम से कम 1.5 साल लगे थे, जब जाकर मैं इस पूरे प्रोसेस को समझ पाया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमें केवल इतना समझना है कि क्या काम करें। और सबसे बड़ी चीज होती है, हमें केवल वो जानना है जिसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। हमें दूसरी ऐसी चीज जिसमें हम हाथ पांव भी चलाएंगे तो हमारे सीनियर नहीं कर पाए, मैं नहीं कर पाया, तो हम क्या करेंगे, है ना। फिर भी जाइंट सेल्स, याद रखना दोस्तों, इन पूरी इंफ्लामेटरी प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल होता है जाइंट सेल का, है ना। आपको याद रखना है आपकी बॉडी में विभिन्न प्रकार के सेल्स के फ्यूजन के द्वारा बनती है ना, फ्यूजन हो जाता है उसका, और फ्यूजन के बाद जाइंट सेल्स बनती है, लार्ज साइज यानी 40 to 45, है ना, इससे भी ज्यादा, है ना, डायमीटर की आपकी जाइंट सेल्स होती है ना। जब आप यहां पर देखते हो जाइंट सेल्स जब बनती है तो मल्टीपल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी आपको याद रखना है न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा है ना। वहां पर 18 to 30 के या उससे भी ज्यादा आपको न्यूक्लियाई नजर आएंगे, ताकि सेल मल्टीपल फंक्शन कर सके, मल्टीपल बैक्टीरिया को अपने अंदर इंगल करके फेगोसाइटिक प्रक्रिया कर सके, है ना। इसीलिए दोस्तों यहां पर जो फिनोटाइप्स होते हैं डिपेंड अपॉन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, सेल के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। ये एक प्रकार से दोस्तों जॉइंट सेल्स के रूप में यहां पर डेराइव्ड होती है। आपको इसका जो एक्शन होता है जॉइंट सेल्स यानी राक्षस के रूप में आती है और फेगोसाइटिक प्रक्रिया को फास्ट कर देती है ना। क्यों मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल्स क्यों होती है दोस्तों, है ना, याद रखना कई टिश्यूज में आपके बॉडी में जॉइंट सेल्स देखी गई है, ठीक है। जो टिश्यूज एनिमल वर्क करते हैं वहां पर जॉइंट सेल्स देखी गई है ना। ओस्टियोक्लास्टिक जो सेल्स होती है आपकी बोन की, उस ओस्टियोक्लास्टिक सेल्स में आपको सबसे पहले ये जॉइंट सेल्स देखी गई, ठीक है। याद रखना दोस्तों आपके प्लेसेंटा में जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है उस दौरान मां का जो प्लेसेंटा होता है वहां पर भी दोस्तों सिंटोट्रोफोब्लास्ट नामक जो जॉइंट सेल्स देखी गई, है ना। मेगा कैरियोसाइट जो बोन मेरो में होती है, जो डिफरेंट सेल्स को वहां पर बनाती है, वहां पर जॉइंट सेल्स देखी गई। इसीलिए ये जॉइंट सेल्स का महत्व यहाँ इन्फ्लामेशन में भी बहुत होता है, बिकॉज ये फेगोसाइटिक जॉइंट सेल्स होती है।
है ना, याद रखना। पैथोजेनिक जाइंट सेल्स होती यानी ये हमेशा इंफ्लामेटरी जो कंडीशंस होती है वहां पर तुरंत आ जाती है ना। इसकी नाक बहुत तेज होती है, सूंघते सूंघते पहुंच जाती है कि हमारे बॉडी में कहां पर इन्फ्लामेशन के प्रोसेस है। ब्रेन ने इसको खुली छूट दे रखी है, फ्री हो आप, जाओ जहां इन्फ्लामेशन हो रहा है ना। इसीलिए दोस्तों ये पर्टिकुलर आपकी कहीं भी इन्फ्लामेशन जहां हो रहा है, जहां ट्यूमर का डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों, जाइंट सेल्स वहां पर पहुंच जाती है। और यही कारण है न्यूप्लाज्म जब होता है, जब कैंसरस ग्रोथ होती है, वहां पर आपको डेफिनेटली जाइंट सेल्स प्रेजेंट होती है दोस्तों, है ना। इसीलिए ये चीजें हमें इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के लेवल पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आना चाहिए, है ना। ये हमें आपको आज समझने के लिए बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी चीज हमको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल रही है। जब आप मैक्रोफेज डेराइड सेल्स की बात करते हो जो जाइंट सेल से डेराइड होती है ना। याद रखना दोस्तों, ये जो प्रोसेस होती है ये आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में मैक्रोफेजेस का फ्यूजन होता है, उसके द्वारा फॉर्म्ड होती है। जितने भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा वहां पर मैक्रोफेजेस डेराइव्ड जाइंट सेल्स होती है। यही मैक्रोफेजेस सेल्स आपस में मिलकर एक जाइंट सेल्स का निर्माण करती है जो मल्टी न्यूक्लियोटाइड होती है और बहुत सारे जो कंडीशंस होती है उसको परफॉर्म करती है। इसीलिए दोस्तों जब आप यहां पर, है ना, माइक्रोब मटेरियल के लेवल पर देखते हो तो वहां पर उनको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करती है, उनको तोड़कर फेंक देगी और वहां पर जो डैमेज किया है वो रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। इसीलिए दोस्तों जब आप यहां पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है जाइंट सेल्स करती क्या है ना। आपने टी सेल देखा, आपने बी सेल देखा यानी टी लिम्फोसाइट किलर सेल, बी लिम्फोसाइट यानी मेमोरी के सेल, है ना। आपने ये देखा, इनको एक्टिवेट कौन करेगा, है ना। तो याद रखना दोस्तों लोगान्स जाइंट सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लोगान्स जाइंट सेल्स का मेन काम होता है दोस्तों फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ एपिलेप्टिकल सेल्स, है ना। आपको याद रखना है दोस्तों यहां पर जितनी भी बड़ी बड़ी सेल्स होती है, मैक्रोफेजेस की वेरिएंट सेल्स होती है, उनके द्वारा ये फॉर्म्ड हो रही है ना। आप ट्यूबरकुलर ग्रेन्युलोमा में देख लो, है ना, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उस ट्यूबरकुलोसिस के ग्रेन्युलोमा के कंडीशन में देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती है जो वहां पर परफॉर्म करती है ना, बनती है दोस्तों। यही कारण है न्यूक्लियर फ्यूजन इंक्रीज इंड्यूस्ड बाय माइकोबैक्टीरियल, है ना। आपको याद रखना है दोस्तों माइकोबैक्टीरियल लाइपोएनम रिलीज फ्रॉम ट्यूबरकुल बेसिलाई, जो ट्यूबरकुल बेसिलाई के द्वारा जो वहां पर उसका टॉक्सिन रिलीज हो रहा है उसके संपर्क के आने के बाद में ये कंप्लीटली फ्यूजन होकर एक उसको डिफेंस करने के लिए सेल बनती। इसी प्रकार से इन्फ्लामेशन के प्रत्येक जगह पर मैक्रोफेजेस इसी प्रकार के एजेंट से स्टिमुलेट होकर अपने जॉइंट्स कैरेक्टर को निर्धारित करती है और उसी के माध्यम से पूरी फैगोसाइटिक प्रक्रिया को निर्धारित करती है। इसीलिए यहां पर इसे कहते हैं एक्टिवेटेड टी सेल, याद रख लेना एक्टिवेटेड टी सेल, है ना। ये रिलीजेस होता है दोस्तों, याद रखना मैंने आपको बताया था, है ना, इंटरफेरॉन गामा या CD4 सेल 40, याद रख लेना CD4 सेल 40 ये सेल के डिफेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। फॉर्मेशन ऑफ यहां पर लोगान्स जाइंट सेल, ये CD40 सेल्स और इंटरफेरॉन गामा ये आपस में जब इस एक्टिवेटेड टी सेल से रिलीज होते हैं तब ये आपस में मिलकर फॉर्मेशन करते हैं लोगान्स जाइंट सेल का, है ना। और ये कहीं पर भी जब इन्फ्लामेशन अगर डेवलप हो रहा है तो वहां पर सबसे पहले बनेगी, चाहे वो एक्यूट हो, सब एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो, है ना। माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना, सार्कोइडोसिस, सिफिलिस, लेटर स्टेज में सिफिलिस में भी लोगान्स जाइंट सेल्स मिल रही है ना। क्रॉन्स डिसीज, लिस्मेनियासिस, है ना, डीप फंगल इन्फेक्शन, आपको जाइंट सेल्स आपकी बॉडी में मिल जाएगी, है ना। आप स्क्रैप कराते हो उस पर्टिकुलर पार्ट का और जब बायोप्सी करा कर देखते हो तो वहां पर क्लियरली इंडिकेटेड होता है कि देयर आर फॉर्मेशन ऑफ जाइंट सेल, यानी आपका सिंपल डिफेंस मैकेनिज्म उसको कुछ नहीं कर पाया, तब मल्टी न्यूक्लियोटाइड लोगान सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब यहां पर टी सेल एक्टिवेटेड हो गई, है ना। लेकिन कभी आपने सोचा है कि फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स भी होती है ना। जब फॉरेन बॉडी आपकी लोगान सेल से भी बड़ी हो जाए, ज्वाइंट हो जाए, यानी ताकतवर हो जाए, फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स कहलाती है दोस्तों, है ना। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, आपके लोगान जाइंट सेल से भी ज्यादा होते हैं, है ना। ये जब ये कहीं पर भी
फॉरेन पार्टिकल्स को निकालने में फेल हो जाती है तो फॉरेन पार्टिकल इसी लोगान सेल्स को अपने अंडरटेकिंग कर लेता है और वहां पर उसी के साथ फ्यूजन होकर उसी का प्रयोग आपके बॉडी के खिलाफ करना शुरू कर देता है दोस्तों। ठीक है, ये लार्जर देन लोगान्स आपकी जाइंट सेल्स, उससे ज्यादा बड़ी जाइंट सेल्स बन जाती है, बिकॉज यहां पर जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी ही सेल का उपयोग हमारे खिलाफ करना शुरू कर देता है ना। ये मीडिएटर्स जो फॉर्मेशन में आता है दोस्तों, B1 और B2 फैट, है ना, इंटेग्रिनिंग एक्सेप्टर्स, इंटेग्रिन को एक्सेप्ट करना, IL4, MMP9, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इस प्रकार के प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करते हैं जिसके कारण बड़ी बड़ी जाइंट सेल्स का आपकी बॉडी में निर्माण होता है। और यही कारण है इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेसेस होती है आपकी बॉडी में परफॉर्म होती है, लगातार परफॉर्म होती है ना। ये कहां पर दिखेगी आपको दोस्तों, आप कहां पर देखोगे, है ना। याद रखना दोस्तों, ये स्पेशली एक्सोजिनस सोल्स में आपको नजर आएगा, अर्थात आप स्टार्च में, टट्टू में इंजेक्टेड जितने भी ऑयल्स होते हैं वहां पर ये प्रोसेस आपकी बॉडी में देखोगे, है ना। याद रखना दोस्तों, जो डिपोजिशन होता है दोस्तों आपकी बॉडी में, ऑक्सलेट का डिपोजिशन होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, किरेटिन का डिपोजिशन होता है, आपके हेयर्स का डिपोजिशन होता है ना, उस दौरान एक्सोजिनोसिस के रूप में नजर आएगा। अर्थात कोई फॉरेन मॉडल आपके बॉडी में दिया गया है, फॉरेन मैटर आपको दिया गया है, वो फॉरेन मैटर जब आपकी बॉडी में डेवलप होता है तो उसके अगेंस्ट ये पूरी प्रोसेस होती है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, यहां पर आपको हमेशा याद रखना है माइक्रोबियल इन्फेक्शन, है ना। याद रखना दोस्तों, क्लासिकल जितनी भी एंटी लेरेंजियल या आपके जितने भी एंटीरियर लोगान सेल्स होती है ये आपके बॉडी में तभी एक्टिवेट होती है जब बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आए और उसकी इम्यूनिटी आपकी इम्यूनिटी से ज्यादा होगी, तब यहां पर इस प्रकार की कंडीशन डेवलप होती है। कई टूटन जाइंट सेल्स भी बनती है दोस्तों, ये साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है और वो ये बताते हैं कि इन्फ्लामेशन में आपको इसको ट्रिगर करना है। आपको मैंने क्लियरली ऑर्गेनो बूस्टर बनाया है ना, आप उसको केवल अपने दिमाग से सोचिएगा कि हाँ इन्फ्लामेशन में ये क्या काम कर रहा है, आपको सारा खुल के नजर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है ना, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स दोस्तों याद रखना सेंट्रल रिंग ऑफ न्यूक्लियाई, इसमें सेंट्रल में रिंग होती है न्यूक्लियाई की। ठीक है, ये पेरिफेरी के लेवल पर जाओगे यहां पर बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल होता है फैला हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना ये जो कंटेंट्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस सेल्यूलर इंटीग्रिटी के लिए, उस सेल की इंटीग्रिटी के लिए, है ना, मजबूत होता है ना। कहां में मिलेगा, ज़ेंटोस्थेमा में मिलेगा आपको दोस्तों, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, कहीं पर भी आपको नेक्रोसिस होता है ना, नेक्रोसिस के लेवल पर मिलेगा आपको। कहीं पर भी आप जब कहीं भी जॉइंट सेल्स के लेवल पर काम करते हो तो आपको नेक्रोसिस सबसे पहले मिलता है, यानी डैमेज, है ना, और नेक्रोसिस होगा तब पस पड़ जाएगा। ठीक है, याद रखना एल्सॉप जॉइंट सेल्स ये भी मिलेगा, है ना। दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई जो माइक्रोकार्डिनल आपके पर्टिकुलर मैक्रोफेजेस होते हैं, उन मैक्रोफेजेस के आपस में जुड़ने के वजह से बनेगा, जिसको एस्टॉप जॉइंट सेल्स कहते हैं। ये जिन जिन साइंटिस्ट ने इनको देखा है इन्फ्लामेशन की जगह पर, उन्होंने अपना अपना नाम बीच में डाल दिया है। ठीक है, तो ये एक इन्फ्लामेटरी ट्रिगर्स होता है जो मैंने आपको बताया, है ना। जॉइंट सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एपिडर्मल सेल्स का निर्माण होना, है ना, एपिडर्मल सेल्स का डेराइड होना, है ना। याद रखना एपिडर्मल सेल्स फॉर्म्ड प्रूवन होता है दोस्तों, है ना, यानी कि नया तत्व वहां पर बनता है फ्यूजन की वजह से। इसीलिए आपको याद रखना है जितनी भी ट्रांस आपकी जॉइंट सेल्स होती है दोस्तों ये फॉर्म्ड होती है ना। वायरल जितनी भी स्किन के लेवल पर जितनी भी इंफेक्शन होती है, स्किन के लेवल पर जितनी भी इंफेक्शन होती है उस दौरान ये यहां पर आपको बनती हुई नजर आएगी दोस्तों, है ना। याद रखना एक एक वर्ड एक एक जगह का जॉइंट सेल्स बता रहा हूं जो मुझे पता है ना। याद रखना ये क्या करता है आपकी बॉडी में, स्टिमुलेट करता है दोस्तों रैपिड न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ एपिडर्मल सेल, आपकी एपिडर्मल सेल्स के रैपिड पर्टिकुलर उसका डिवीजन करवाता है ना, व्हाइल साइटोप्लाज्म फेल टू डिवीजन। आपकी न्यूक्लियर में मतलब जो एपिडर्मल मेम्ब्रेन है उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा दोस्तों, है ना। कब मिलेगा आपको, एपिडर्मिस ज्यादा बन रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं हो रहा। हर्पीस सिंप्लेक्स देखा आपने, हर्पीस जोस्टर देखा आपने, है ना, साइटोमेगलो वायरस के इन्फेक्शन देखिए आपने,
टिपिकल एग्जाम्पल है जो आपको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ केवल एपिडर्मल लेयर बढ़ रहा, साइटोप्लाज्मा का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, इसलिए H3C3 ये बेस्ट मेडिसिन के रूप में सामने आ गया, है ना। बर्निंग सेंसेशन हो रहा, आरी का स्प्रे करा दीजिए आप, है ना। ये एक छोटी सी टिप्स है, अगर आप इस प्रोटोकॉल के माध्यम से वहां इन्फ्लामेशन को देखते हो दोस्तों, देन यू गॉट अ मिरेकल, क्योंकि आपको बेसिक साइंस पता है कि यहां फिजियोलॉजिकल लेवल पर ही हो रहा। तो फिजियोलॉजिकल लेवल पर ही तो कहा जा रहा है कि जितनी भी मेडिसिन दी गई ऑर्गन्स के बिहाफ पर दी गई है ना। ये अलग मैटर है कि आजकल फाइटोकेमिकल्स उठा दिया गया, बायो एनर्जी उठा दी गई कि भाई इसके माध्यम से काम कर रहा है ना। ये एक सिंपल सी प्रोसीजर है जो आपको याद रखना है ना। यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मल जायंट सेल्स पाई जाएगी, है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मल जायंट सेल्स यहां पर पाई जा रही है ना। याद रखना 2 से 3 न्यूक्लियाई एपिडर्मल सेल्स के फॉर्म करते हैं आपस में मिलकर जायंट सेल्स का, याद रखना, है ना। मे बी सीन इन क्रॉनिक एक्जिमा, क्रॉनिक एक्जिमा में दिख रहा है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिमेनिस जो कंडीशंस होती है उसमें दिख रहा, लीचिन प्लेनस में दिख रहा। ये उदाहरण है टिपिकल, है ना। और ये अगर आपको पता है, मैंने इस चीज को समझा ना, मेरे लीचिन प्लेनस के रिजल्ट फास्ट हो गए, है ना। मैं अभी तक कम से कम 200 से 250 पेशेंट क्योर कर चुका। बस मेरी बदकिस्मती है कि मैंने कभी भी स्टोरिंग नहीं किया कि मैंने ठीक किया, लाओ प्रूफ दो। अब कर रहा हूं, क्या करूं, ठीक है। याद रखना, ये पूरी की पूरी प्रोसीजर अभी तक हमने पढ़ी एक्यूट इन्फ्लामेशन की, है ना। ये प्योरली एक्यूट इन्फ्लामेशन। लेकिन अब हम बात करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है दोस्तों, यही के यही फंक्शन क्रॉनिक लेवल पर आएंगे। लेकिन क्रॉनिक में 2 चीजें आपको समझने की जरूरत है ना। याद रखना दोस्तों, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में जो इसको इल डिफाइंड एज लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, एक्यूट से शुरू हुआ, ट्रीटमेंट या किसी कारणवश आधा रुक गया, सुपरफिशियल ठीक लेकिन डीप में चल रहा है, धीरे धीरे सब एक्यूट में गया, सब एक्यूट में आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा, आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा मोटा ट्रीटमेंट करा कर रोक लिया, अचानक वो क्रॉनिक हो गया, पूरी बॉडी में फैल गया, ठीक है। में ओकर बाय किसके द्वारा होता है? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के द्वारा। अब जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है दोस्तों, उसी में भी वही इन्फ्लामेशन होता है, सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लामेशन, यानी क्रॉनिक में भी एक्यूट अटैक आते हैं, क्रॉनिक अटैक आते हैं, है ना। टिश्यू डिस्ट्रक्शन इन क्लस्टर इन्फ्लान इज एक्सटेंसिव और बैक्टीरियल सीवियर इन परसिस्टेंट, यानी यहां पर या तो इन्फेक्शन होगा धीरे धीरे, लेकिन इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। अब ESR कराओगे, एक्यूट में 10-20 नजर आ रहा, क्रॉनिक में 80-90 नजर आ रहा, है ना। बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, एक्सटेंसिव होता है ना। यहां पर पेशेंट के बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, याद रखना, बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया कितना इन्फिल्ट्रेशन कर चुके होंगे, कितना डैमेज कर चुके होंगे, अब मुझे बताइए। यदि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है तो आपको पावर क्या D4, D5, D6 में कवर कर लोगे? करके बता दो आप। डेफिनेटली आपको 200, 1M, 10M तक जाना पड़ेगा, और जब जाओगे बहुत तेजी के साथ हीलिंग होगा, है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब एक्यूट इन्फ्लामेशन यहां पर डेवलप हो रहा है तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस के रूप में देख लो आप। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, आपकी बॉडी में एक्यूट इन्फ्लामेशन होता रहा, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती रही, ये एंटीजन एंटीबॉडीज, जो एंटीजन है ये एंटीजन आपके जॉइंट्स में जाता रहा, जॉइंट्स के अंदर कहीं कोई टूट फूट थी, उसके अंदर से ये चला गया, वहां जॉइंट में एंटीजन एंटीबॉडीज का इन्फ्लामेशन कॉज कर दिया, पूरी बोन के लेवल पर, पूरे जॉइंट्स के लेवल पर आपको ओस्टियोमाइलाइटिस डेवलप हो गई, जो कहला रही क्रॉनिक ओस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। इसीलिए एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस और उसके बाद में क्रॉनिक ओस्टियोमाइलाइटिस रिकरेंटली डेवलप होती ही होती है, बिकॉज एंटीजन एंटीबायोटिक रिएक्शन हुई, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनी, और वो वहां पर आपको डिसीज कॉज कर गई, है ना। इसीलिए जब भी क्रॉनिक, अगर कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि भाई एक्यूट इन्फ्लामेशन, आप इजीली समझ जाते हो, लेकिन कोई कहता है साहब ये इन्फ्लामेशन, ये जो इन्फेक्शन हो रहा है ना, मुझे बार बार हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। आप सीधे बोलते हो एलर्जी हो रही साहब, अरे ये तो क्रॉनिक है ना। आप सीधे बोलते हो, बिकॉज रिकरेंट अटैक होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन का, है ना। एक्यूट इन्फ्लामेशन का रिकरेंट अटैक हो रहा है, मान लो क्रॉनिक में जा चुका है, सब एक्यूट से क्रॉनिक, है ना। रिपीटेड बाउट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन या एक्यूट इन्फ्लामेशन का रिपीटेड बाउट्स आपको नजर आ रहा है, ये क्रॉनिसिटी को इंडिकेट करता है ना।
रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जानते हो क्यों होता है? रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, आप सीधे पाइलोनेफ्राइटिस की तरफ जा रहे हो। याद रखना, आप रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, आप सीधे पाइलोनेफ्राइटिस की तरफ जा रहे हो। ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के लेवल पर जा रहा है ना? तब आपको पाइलोनेफ्राइटिस के लेवल पर जाना पड़ेगा, आपको H6C6YB को देना पड़ेगा, साथ में Ven2G को देना पड़ेगा, वो भी नेगेटिव में देना पड़ेगा। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट इन्फ्लामेशन, करेक्ट। अब हम लोग जो बात करेंगे कल, रीजनरेशन, रिपेयर एंड नेक्रोसिस की, एंड व्हाट इज द मेडिसिन टू रीजनरेट, रिपेयर एंड ग्रोथ। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर कोई इन्फेक्शन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। हाँ कुमार सर, डॉक्टर सी कुमार सर। सर सर प्रणाम। बोलिए। नमस्ते, बोलिए। बोल रहे हैं सर, एक पेशेंट थी जिसका जो है सो T4 घटा हुआ था, TSH बढ़ा हुआ था, तो हाइपोथायराइडिज्म है। हाँ तो उसका प्रोटोकॉल चलाया सर, जो पिछला थी में बताया था सेकंड में, और साथ में ओबीसिट्रॉन भी चलाए 5-5 ml सुबह शाम, और H6C4L1 450 ml में एक ड्रॉप डाल के 105 स्ट्रोक डाल के वो भी 5-5 ml चलाएं, लेकिन फिर भी जैसे दवा देते हैं सर पूरा बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जा रहा है। सर, इन्फ्लामेशन हो रहा वो अलग चीज है, ठीक है, उसका इस मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं है ना। आप उसका काज देखो, है ना, आप उसका CBC-ASR टेस्ट कराओ, पता लगेगा इन्फ्लामेशन है या नहीं, है ना। आप CBC-ASR टेस्ट करा के मुझे बताओ, मैं बता दूंगा कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है जी सर, वही समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है सर। ठीक जी, फिरदौस सर। फिरदौस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, सिस्टो बूस्टर को मैं एक अलग तरीके से यूज करा था, ओबिसिटी में दिया था मैं 200 में, क्योंकि हम लोग ओबिसिटी में ओबीएस का सिरप देते हैं, और C4 का 200 और L1 का 200 देते हैं, और C5G का फर्स्ट डाइल्यूशन और स्लास का D4 देते हैं, और टॉक्सिक क्लियर देते हैं। तो इतना में हमारा वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो मैं सोचा कि C4 का 200 है, L1 का 200, तो इसको हटा करके मैं ग्लैंडुलर सिक्रेशन को बढ़ा करके 200 में सिस्टो बूस्टर को दिया। तो जो उनको पहले जो डिस्कम्फर्टेबल फील होता था, इसको और एक्टिव महसूस होने लगा उनको। बहुत बढ़िया सर। A2S2C4L1 Win1 200 जी हाँ, 200, और जीई का भी मतलब कि नहीं, मैं 200 से ही लिया, पूरा इक्वल लिया। ऐसे तो मतलब सिस्टम बूस्टर में 30 में मतलब लेते हैं ना, 30 से प्लस जीई का D4 से लेते हैं ना, तो जीई को D4 से ना लेकर के उसको भी इक्वल लिया कि देखते हैं इसको देख के क्या करता है। अगर C4 का 200 बहुत अच्छा काम करता है, कोई भी कॉर्न्स वगैरह का भी गलाने में तो इतना काम करता है। ऐसे तो सिस्टम बूस्टर बहुत में काम करता है, कॉर्न्स पे यूज करा, वार्ड्स पे यूज करा, कहीं लिपोमा पे यूज करा, फैट बॉल पे यूज करा, कॉर्टिकल सिस्ट पे यूज करा, पीसीओडी में यूज करा। ये सभी को 30 में यूज करता हूँ ज्यादा, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन मैं ओबीएस पे यानी ओबीसिटी पे अगर यूज करा सिस्टो बूस्टर का 200 में, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। तो बहुत अच्छा है। सिस्टो बूस्टर एक ऐसा प्रोटोकॉल हो गया है कि मेरे पास रोजाना 450 ml जाता हो। बहुत बढ़िया सर, कमाओ दबा के। दो बनाया हूँ मैं, सिस्टो 200 और 30 एक्यूट सर रहा जी। आपको पता है आप पूरे लिम्फेटिक चैनल को ओपन कर रहे हो। हाँ बिल्कुल सर, आपने पकड़ लिया, बहुत सही। ये प्रोटोकॉल ऐसा ऐसा सेट किया है, और ऐसा मैं उसको माइंड में पढ़ा है इसको पूरे को, देखे क्या क्या कर रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कहीं पे भी लिम्फ नोड चैनल ब्लॉक हो रहा है, उसको ओपन करके पूरा को सिक्रेशन के बाहर कर रहा है, वो पूरा को डिजोल्व करेगा वो। बहुत सही पकड़े हो सर। जी जी सर, बहुत बढ़िया। ओके सर। सर ये चैप्टर में एक प्रोटीन यूरिया का चैप्टर लीजिएगा सर, क्योंकि उसका पूरा मतलब क्या नहीं क्लियर नहीं हो रहा है वो। नाइट क्लास में हो आप? नहीं नहीं सर, नहीं हूँ मैं सर। फिर ये अभी आने दो, यूनिट ट्रैक्ट आएगा ना, उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। जी जी। राकेश परमार सर।
राकेश परमार सर, राकेश परमार सर, आप गुड पूछ मॉर्निंग लेते हो। हाँ, आप जवाब दिया करो भाई। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं एक फीडबैक देना चाहता हूँ। हाँ, सर कभी कभी हेडेक जिसको होता है तो पैरासीटामोल या एलोपैथी मेडिसिन वर्क नहीं करती है, ऐसा मैंने S1A3W का रिजल्ट देखा। इमीडिएटली 5 ग्लोब्यूल्स दिया और रिजल्ट आ गया। बिल्कुल आएगा सर। तो सर मुझे उसका बहुत रिजल्ट अच्छा मिला और मेरी बॉडी पे ऐसा मैंने देखा है कि मुझे कुछ एलोपैथी मेडिसिन सूट भी नहीं करती है और उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता, लेकिन जब से मैंने ये लिया तो मुझे अच्छा रिजल्ट आया। बिल्कुल आएगा सर, डंके की चोट पे मिलेगा रिजल्ट। आप ट्राई करते रहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, सब निकलती आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे करते जाएंगे हम लोग मजबूत होते जाएंगे। ठीक। जी। और सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, आपका बिजी शेड्यूल है सर और मैं नया हूँ। सर अगर आपके पास में थोड़ा सा समय हो तो अगर आपके पास में पुराने ओल्ड ऑडियोस हो जो नेचुरल टॉनिक एंड पावर बूस्टर के। सर मेरे पास नहीं है, मैं जो भी है वो बना के डाल चुका हूँ। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, जो नहीं बने हुए मुझे टाइम मिलने दीजिए, मैं बना के डाल दूंगा। ठीक। सरिता श्रीवास्तव मैम, डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव मैम, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मेरी फैमिली में हस्बैंड के ब्रदर को कल एक रिपोर्ट हमने कराई थी, उनकी ब्लड ऑल ऑफ अ सडन 1 वीक पहले हीमोग्लोबिन डाउन हो गया था। तो कल हम लोगों ने पेरिफेरल स्मेयर कराया था। तो जी उसमें सर आरबीसी में तो दिखा दिया कुछ चीज, फिर हमने सीएई भी कराया था, सीईए सॉरी, तो 18.3 दिखाया एंड सीए में 19.9235 जो पेनक्रियाटिक कैंसर की तरफ दिखा रहा है, ठीक है। उसमें क्लियरली मेंशन कर रहा है सर। तो इसमें क्या किया जा सकता है? ब्लड लीकेज हो रहा है, स्टूल में भी दिखा रहा है कि ब्लड आ रहा है। आप कुछ मत करें, S2C2F1B दीजिए, है ना, जी S10C10 Ven1G दीजिए D5 में, और मुझे 1 महीने बाद बताइए। ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दे फिर। S2C2F1B हाँ, S10C10 Ven1G। जी किस किस पोटेंसी में देनी है सर? मैडम D5 में। D5 में ही देना ना? ओके, इसके अलावा सर कोई बूस्टर या फिर गैंग्रोलोफोर्ट ये सब वो तो चीज नहीं? जो आपको जो बोला है वो करो आप। ठीक। जी जी बिल्कुल। कन्हैया शर्मा सर, डॉक्टर कन्हैया सर। जय मेटी गुरु जी। जय मेटी। आप जो बता रहे हैं इतना जी बढ़िया बताया है कि इन्फ्लेमेशन चैप्टर पहले ये सब मिला ही नहीं था। आप जो बता रहे हैं इतना बढ़िया बताया है कि इन्फ्लेमेशन चैप्टर पहले बहुत बढ़िया है सर। आप जो बता रहे हैं इतना बढ़िया बताया है कि इन्फ्लेमेशन चैप्टर पहले चलिए बढ़िया है। रिजल्ट बढ़िया है सर। जी, आपका साउंड बहुत बन रहा है कन्हैया सर। जी अशोक सर, डॉक्टर अशोक सर। सर जी जी नमस्ते सर। सर जी। इन्फ्लामेशन यार हम वैसे ही आपके पहले बताए हुए से ही कवर कर लेते थे, पर आजकल जो बताते हो इससे तो कोई पेशेंट ही नहीं रह रहा, सारे ठीक हो जाते हैं सर इसमें तो। बिल्कुल होंगे जो सर, क्यों। जी आपने कल परसों बताया था ना, तो वो मैंने बना के दिया, वो एक दिन में रिजल्ट आ गया किसी को तो। जी, बहुत बढ़िया सर। तो सर एक बात पूछनी थी, मेरे पास एक केस आया था ब्रोंकाइटिस, और डॉक्टर को वो 15 साल से पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज करवा रहे हैं, वो कह रहा फंगस है, उसको फीवर नहीं ठीक होता था। सर मैंने 20 दिन पहले उसको दवाई दी, चलो फीवर तो आया नहीं उसको, 20 दिन हो गए, और जो वो पंप लेता था रोज वो भी एक टाइम हो गया हल्का सा 15 दिन में। अब उसको खांसी आती सर सुबह और रात को, इसको कैसे करूं? आप उसको, उम्र कितनी है? उम्र तो सर उसकी समझ लो, लेडीज है सर, 45 है। 45 है ना। P3 C5 C13 हाँ F1 जी वर्वन Y D6 में दे दो आप, ठीक है ठीक है ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है। उसका फीवर सर 15 साल में पहली बार हुआ है कि वो कह रही 15 दिन हो गए फीवर ही नहीं आया, 20 दिन हो गए जब से दवाई खाई मेरी। बस बहुत बढ़िया, दबा के प्रैक्टिस करो सर। नहीं नहीं वो सर आपसे तो इतना को सीख लिया, जिंदगी में सोच भी नहीं सकते कभी। अब तो कहीं बहुत ऊपर पहुंच गए सर। बहुत। हाँ थैंक यू सर जी। ठीक है। जी, वीबा मैम, डॉक्टर वीबा राघव मैम, वीबा राघव मैम।
हाँ जी, नमस्कार सर। सर एक नमस्ते। क्वेरी थी। मतलब एक तो टेस्ट कराया था, मेरी सिस्टर इन लॉ ही है, वैसे तो फिट है, हेल्दी है, कोई परेशानी नहीं है। उनका जी। ESR 34 है, SGPT SGOPT उनका 84 82 है, और वैसे फीवर नहीं आया। ये 2 दिन में ही ऐसा कुछ हुआ कि लो एनर्जी लगी उनको, और डाइजेशन में भी मुश्किल, भूख तो लग रही है, भूख लग रही है, एक वॉमिटिंग भी आया है उन्हें। तो सर पर B12 इज वेरी हाई, 200 के करीब है B12। इंटेस्टाइन वर्क अच्छा कर रहा है क्या? और इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन ठीक करिए आप। लीवर ड्रॉप दीजिए, लीवर लोशन दीजिए, GT और एंटी बिफोर मील आफ्टर मील्स लास्ट नाइट में दीजिए। हाँ नहीं सर, बिल्कुल। 4 हाँ वैसे स्टमक सर क्लीन होता है उनका, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम नहीं, रेगुलर एक्टिविटी बहुत है। सर मैं ये जी। जानना चाह रही थी कि हेपेटाइटिस C और A तो नहीं है इनको, क्योंकि बिलिरुबिन तो नॉर्मल है और फीवर भी नहीं है, पर एनर्जी तो बिल्कुल डिप हो गई। मैडम SGPT HGOT कम कैसे करोगे? जो बताया वो करो, आप हाँ नहीं फिर सर, बात हाँ करो। वो लिवर ड्रॉप तो सर वो बहुत अच्छा है, मैं पहले भी दे चुकी हूँ, हेपेटाइटिस A तक में बहुत अच्छा काम करता है, बस उसको वो दो उसको आप। दूंगी। पर मुझे ये लग रहा है कि B12 क्यों हाई हो गया सर? बहुत सारे कारण होते हैं, अभी बताऊंगा जब डाइजेस्टिव ट्रैक आएगा जब। सर मैं एक रिक्वेस्ट और थी सर, पैथोलॉजी का कुछ आपके पास कोई ऐसा है कोर्स जिसमें आप पैथोलॉजी को डिटेल में समझाएं, टेस्टिंग वगैरह को? मैम नहीं, ऐसा कोई कोर्स नहीं है। ठीक है सर हाँ सर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझ नहीं आती हैं, नॉर्मल चीजें छोटी छोटी। पैथोलॉजी का मेरा सेमिनार होने वाला है इस बार, आप ज्वाइन कीजिएगा कि इलेक्ट्रोपैथ में पैथोलॉजी का क्या महत्व है। ठीक है, तैयारी हाँ चल जी, रही है मेरी। ठीक है, ओके सर, ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू जी सर। जी जी। रंजीत सिंह सर, डॉक्टर रंजीत सिंह। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, एक ब्लडी पाइल्स का पेशेंट सर लेडीज है, और उसका सर ट्रीटमेंट तो 6 महीना तो होते चल गया सर, और उसका सब प्रॉब्लम सर दूर हो गई, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन बताती है गांठ जो है सर कभी बनी हुई है सर उसको, तो क्या करें? A2C4L1 N1 200 डाइल्यूशन में दीजिए, है ना, जी उससे ठीक हो जाएगा। और ऑल केयर ऑइंटमेंट का मसाज कराइए वहां पर, बहुत तेजी के साथ ठीक होगा। ठीक है, संजय कुमार सर, डॉक्टर संजय कुमार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर हम लोग जैसे शुगर पेशेंट को सर जिसे बताते हैं MMP में देने के लिए सर, तो दे सकते हैं सर? क्यों नहीं दे सकते? MMP को क्या 10-20 देते हो? 2 MMP ग्लोबल देते हो तो उसमें शुगर कहाँ से बढ़ती है? नहीं ना सर, ठीक है ना, यही जानना था सर। ठीक है जी। आर गिरीश सर, गिरीश सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया हो, आप सुनाओ सर। आप ख्याल रखना सर आपसे। जी सर आपसे एक निवेदन है सर, मेरा एक पेशेंट है क्रॉन्स डिसीज का। हाँ, उसमें काली एस्टन स्टीटन वर्वन वही बी दे सकते हैं सर? बिल्कुल दे सकते हो सर, लेकिन याद रखो यहाँ पर आपको स्टमक से लगाकर इंटेस्टाइन तक न्यूट्रिशन देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जनरल टॉनिक S2C15B यूज करो, नेचुरल टॉनिक C10 Ver2Y यूज करो, एब्डोमिनल स्प्रे यूज करो सर। ठीक है, अच्छा सर, है ना। और एक जादू देखना है ना, S1 S10 RE यूज करो ग्लोबल्स में, D2 की ग्लोबल्स में, है ना। तो मुझे फिर बताना। और तमिलनाडु में एक अच्छा ये होने वाला है सर, अभी तो गवर्नमेंट के लिए प्रपोज किया है जी। एक 90% काम तो हो गया सर। बढ़िया, और क्या चाहिए सर? तो अभी 1-2 महीने में बोला है, 2 महीने के अंदर काम हो जाएगा सर। रिकग्निशन के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मौका मिलने के चांसेस 99% है सर अभी तक। बहुत बढ़िया सर, हर जगह यही प्रोसेस चल रही है। हाँ सर, जहां पर अच्छी टीम है वो फट से काम कर गई, जो अच्छी टीम नहीं है आप कितनी भी कोशिश कर लो। हमारे मध्य प्रदेश में अपना लिखे खुदा बाचे वाला काम चलता है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स जो है ना, वो ग्रुप्स अगर एक हो जाए तो एक दिन में मिल जाएगा रिकॉग्नाइजेशन। अब ग्रुप से है तो फिर नहीं मिलना, बहुत मुश्किल होता है सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सभी आपको आशीर्वाद सर, चल रहा है सर, रोज भी ऐसे अचानक चल रहा है। धन्यवाद सर।
भाभी जी कैसे है सर? सब बढ़िया है सर, सब बढ़िया। माता जी पिताजी सब बढ़िया है सर, सब ऐश कर रहे हैं। सभी को मेरा प्रणाम बोलना था जी, धन्यवाद सर। जी बुधानिया सर, लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर दलीप सिंह बुधानिया जी। सर नमस्ते। नमस्ते सर, वो देखे थे कि जांच आपने? क्या चीज? वो जांच भेजी थी, मैंने हमको कॉल किया था आपको सर। सर अभी मैंने नहीं देखी, आज मैं देखूंगा, आज फुर्सत में हूँ। 2 दिन से मेरे काम चल रहे, गेस्ट खूब आ रहे, कल रात को 11 बजे सोया हूँ मैं, ठीक है। अच्छा। तो अभी मैंने देखा ही नहीं कुछ भी नहीं, मेरे खुद के भी 15-16 पेशेंट के वो हैं, पार्सल बनाना है, लेकिन मैंने नहीं देखा। अब आज मैं फुर्सत में हूँ, है ना, आज मैं देखूंगा, ठीक है। आज पेशेंट का अपॉइंटमेंट कम है मेरे पास, तो आज मैं देखकर आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके।